हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी रवि, आज फिर एक नए लेक्चर के साथ। और आज का लेक्चर टोटली हम फोर्स को समर्पित करते हैं और सारी बातें फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर की प्रत्येक बात वो होगी जो आपके लिए अनमोल रहेगी, इसलिए पूरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। पूरी सीरीज के साथ आप बने रहिए। ऐसा नहीं है कि आप बीच में 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट देख के आप फिजिक्स को समझ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरे लेक्चर के साथ बने रहना है। पूरा लेक्चर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कौन सा टॉपिक किस हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। रटना नहीं सिखाऊंगा आपको सिखाऊंगा लॉजिक बातें, कैसे आप इस चीज को याद रखोगे, कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे एमसीक्यूज आते हैं, कैसे आपको एग्जाम के बीच में अगर आप भूल भी जाओ तो कैसे सोल्व करेंगे, वो सारी बातें। आज के टॉपिक का नाम होगा आपका, आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब की बार एग्जाम के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड 2024 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये डेफिनेशन भी आई हुई थी कि भाई 1 एम्पियर को डिफाइन करो एक कोड के अंदर। एनसीईआरटी कवर रहेगी, कोर कंसेप्ट रहेगा, पीवाईक्यू साथ साथ चलते रहते हैं, हमेशा चलाता हूं। बेसिक से शुरू होकर एडवांस तक लेके जाऊंगा ताकि आपको नीट और आईआईटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात हम बीच बीच में हमेशा करते रहते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस चल रहा है, पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। जो बच्चा इससे जुड़ा हुआ है और इसको लगातार देख रहा है, मैं गारंटीड इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि उसका सीबीएसई बोर्ड का एक भी क्वेश्चन, एक भी सवाल, आईआईटी का एक भी सवाल, नीट का एक भी सवाल, कोई सवाल नहीं अटकेगा। बस आपको सीरीज कंप्लीट तरीके से देखनी और साथ साथ बने रहना है। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक हमने यूनिफॉर्म कंडक्टर को रख दिया। तो चलिए हम सबसे पहले तो एक मैग्नेटिक फील्ड से पहले एक यूनिफॉर्म कंडक्टर की बात करते हैं। ये यूनिफॉर्म कंडक्टर देख लीजिए भाई, इसकी शक्ल देख लीजिए कंडक्टर की। किसी ने ना देखी हो तो घर में आपकी फिटिंग हो रखी है, आपके घर में टेबल फैन होगा, उसका तार देख लीजिए। आपके घर में दूसरे सीलिंग फैन हो गए, उसके अंदर जो वायर लगे हुए हैं ना, जो कॉपर के वायर होते हैं, आपने देखा होगा, किसी मोटर को देखा होगा, कहीं मिस्त्री की दुकान पे गए होंगे, तो सारे वह कंडक्टर ही है। कॉपर का सबसे ज्यादा यूज होता है घरों में, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ठीक ठाक होती है, बहुत अच्छी। सबसे ज्यादा तो सिल्वर होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए हम उसका ना यूज करके कॉपर सेकंड पे आता है कंडक्टिविटी में, और आसानी से करंट को फ्लो करता है, रेजिस्टेंस कम देता है, इसलिए घर का बिल कम आता है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। अब कंडक्टर की खास बात यह होती है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है, ध्यान से समझना। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इस वर्ड पे भी ध्यान देना आपको। अब होता क्या है कि जब तक इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तब तक इस कंडक्टर में करंट भी नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट करवाना, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होते ही इसके पास जो वेलोसिटी आई वो कौन सी आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो होगा कब, जब हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। समझ आ रही है ना बात। ये टॉपिक यूनिट नंबर 2 का रिकैप करवा रहा हूं। जब किसी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, या उसको बैटरी से जोड़ते हैं, या उसको करंट देते हैं, तो वो चार्ज क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हैं। जब एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हैं, वैसे तो वो रैंडम रहते हैं, इसलिए नेट एवरेज वेलोसिटी 0, पर जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया तो सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो स्टार्ट हुआ, जिसके कारण करंट बन के आया। जब वो एक डायरेक्शन में चलते तभी करंट बनता है, नहीं तो जब तक आप एक टुकड़ा उठा लीजिए, एक कंडक्टर का टुकड़ा मैं काट को दे दूं, ये लीजिए, वो आपको करंट नहीं है, शॉक नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन तो है, पर वो रैंडम मोशन में। पर जैसे ही मैं उसको करंट देता हूं, हमारे घर में जो बिजली आती है 220 वोल्ट की, मैं उसको अप्लाई करता हूं तो उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, एक्सेलरेट। और जिस वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट होते हैं उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, यहां तक समझिए। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया बी, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अप्लाई कर दिया विद एंगल थीटा के साथ। ये समझ लीजिए, यानी कि आपको प्रत्येक वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको किसी प्रकार का कोई पजल ना हो। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगभग कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, वो। और करंट कैरिंग कैसे हुआ वो मैंने बता दिया।
अब एक बात सोचिए, जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की बात की, अभी मैंने कितने की बात की, केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात कही है। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो पता ही आपको कितना होता है, ई के बराबर। तो सबसे पहले हम यहां पे दो चार बातें इसको सजाने के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। ये बातें उसी को लिखनी है जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देगा। जो नीट आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको डेरिवेशन आना चाहिए और रिजल्ट याद होना चाहिए, इसलिए। तो यहां पे लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर is placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field having एरिया A एंड लेंथ L, जिसका एरिया A है और उसकी लेंथ क्या है भाई, L के बराबर है। ये सारी दो चार बातें अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाता है और खुश होकर आपको नंबर देता है फ्री हैंड से, इस प्रकार। अब एक बात सोचिए, अब मैं इस पूरे कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, पर मैं अभी एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, क्योंकि सबसे पहले हम छोटी चीज से चलते हैं, उसको बड़ा करेंगे। केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स की बात कीजिए। तो आपको फार्मूला पता होगा, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, आपको करवाया भी गया था फोर्स का फार्मूला। फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। इस यूनिट का पहला ही लेक्चर था भाई, इसलिए मैं कहता हूं बार बार पूरी सीरीज को आपको देखना पड़ेगा। जो बच्चा पूरी सीरीज को देख रहा है उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं उसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस भी मैं क्वेश्चंस की करवाऊंगा, सारी सीरीज में लेके आऊंगा, सब कुछ करवा के दूंगा मैं आपको। एग्जाम से पहले आपके जितने भी एग्जाम होने उन सबसे पहले सारी चीजें आपको करवा के दूंगा, ये गारंटी मेरी है, एक भी चीज आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। तो क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पे हो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ई। पर ई नहीं होता, माइनस ई होता है, ध्यान रखना। प्लस ई चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस ई होता है। हमेशा पूरा बोला करो, ताकि जब क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको ध्यान रहे कि अगर दो सेम ऑप्शन है तो उसमें ये चेक कर लो कि माइनस ई और प्लस ई का तो डिफरेंस नहीं है, इसलिए। और इनटू में v क्रॉस b ले लेता हूं, क्योंकि जब मैं साइन थीटा हटा देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। और जो ये वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इसके अंदर करंट बनने का रीजन ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। पर खास बात यह है कि इस पूरे कंडक्टर में केवल एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो उनके लिए हम एक नया चीज लेते हैं और उसका नाम है नंबर डेंसिटी। उसके लिए हम नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं और उसका नाम है नंबर डेंसिटी। और इस नंबर डेंसिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से, स्मॉल एन से, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये बार बार मैंने आपको बताया है कि इसको हमेशा याद रखा करो भाई। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम। और ये क्या है, नंबर डेंसिटी है भाई, नंबर डेंसिटी। और मैंने पहले भी कहा था इसको आपको याद रखना है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय में क्या होगा, वॉल्यूम होगा। यानी कि इसके बटे में हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम करना होगा। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया गुणा में लेंथ, जो अभी अभी हमने बताया कि ए इज द एरिया ऑफ कंडक्टर एंड एल इज द लेंथ। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ए इंटू एल, और ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इस कंडक्टर के अंदर n की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आएगी, स्मॉल n, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, a गुणा में l से। ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आगे हमारे पास, ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना होगा, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल फोर्स। अब क्या करेंगे, टोटल फोर्स ऑन ए कंडक्टर। उस कंडक्टर के ऊपर अब टोटल फोर्स कितना होगा, क्योंकि टोटल कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, NaL, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इतना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकाल दिया तो टोटल कंडक्टर के ऊपर ही हो गया वो फोर्स। यही तो बात हुई ना, क्योंकि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि उस कंडक्टर के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 इलेक्ट्रॉन से मिलके, फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलके वो कंडक्टर बना हुआ। हमने एक इलेक्ट्रॉन पे निकाला, फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल फोर्स उस कंडक्टर पे जितना रहा वो पता चल गया।
तो वही हमने निकाला है। तो क्या हो जाएगा एन ए इंटू एल, और साथ में क्या हो जाएगा ये वाला फोर्स, दैट इज ई इंटू वी बी साइन थीटा। इस तरह से लिख दिया। वो नेगेटिव साइन साथ चल रहा है, न्यूमेरिकली आप लिख दीजिए और नेगेटिव साइन को हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ये जो v है ये vd है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ठीक है। और इस फोर्स को मैं कैपिटल F से डिनोट कर रहा हूं, और इसकी वैल्यू होगी n इंटू ए इंटू एल, ई यहां पे हो जाएगा vd और b, और साथ में कौन हो जाएगा साइन थीटा, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू में I डिवाइडेड बाय में एन ई ए, ये फार्मूला था। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जो आपके सामने आया I बाय में एन ई ए, इसको पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे पुट vd इंटू 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। जब इस vd को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो जो फोर्स है दैट इज एन ए एल ई, और इस vd की जगह ये रख दीजिए ये वाली वैल्यू, तो I डिवाइडेड बाय में एन ई ए, ये वाली रख दी। साथ में कौन आएगा, b आएगा, और साथ में कौन आएगा साइन थीटा आएगा, इस प्रकार से। अब देखिए n से e से a से, तो n e a कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे जो फोर्स के लिए बचा वो क्या बचा, यहां पे b बचा, I बचा, l बचा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, b I l, l कैपिटल ही रख रहे हैं तो कैपिटल ही रख दीजिए आप भी, l साइन थीटा, ये बन गया, ठीक है भाई। एक्चुअल में ये जो फोर्स आया है ये उस कंडक्टर के ऊपर आया है जिसकी वैल्यू है बिल साइन थीटा। याद रखने का तरीका है बिल साइन थीटा, इस प्रकार से। इसको याद रखने का तरीका क्या है, बिल साइन थीटा। इसको याद रखने का तरीका है BIL साइन थीटा इसको। और ये जो आपको दिखाया गया ये डायग्राम भी आपको बनाना है। बस आपको सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना होता है। अब इस पूरे केस के अंदर बच्चे बहुत बार पजल होते हैं। जब आपको कहा जाए कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लिया। अगर आपको बोला जाए फोर्स ऑन ए कंडक्टर, उस पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा BIL साइन थीटा। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना सीखें कि आपको चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स बोला जाए तो क्यू वी बी साइन थीटा, और पूरे कंडक्टर पे बोला जाए तो BIL साइन थीटा। ये बच्चे गलती करते हैं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये मिस्टेक बच्चों के द्वारा होती है, इसलिए दोनों में डिफरेंशिएट करना सीखें। इसको फर्दर जो हम लिखेंगे थोड़ा इसको मॉडिफाई करके, वो क्या होगा I इंटू एल क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को आपको बड़े ध्यान से रखना होता है क्योंकि एंटी कम्यूटेटिव होता है। यानी कि अब यह जानना जरूरी है कि ये एंगल थीटा, क्योंकि आपको याद तो हो गया बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। BIL को क्या बोल दो, बिल साइन थीटा, BIL बिल साइन थीटा, ये तो बोल दिया। पर अब आपको यह पता करना जरूरी हो गया है, महत्वपूर्ण इस बात में हो गया है कि ये जो आपका एंगल है वो किसके बीच है। ये एंगल किसके बीच है, ये एंगल L और B दोनों के बीच है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के बीच आएगा। और इसका मतलब क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए लेंथ के, फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के। कहने का मतलब उस कंडक्टर को जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसके ऊपर जो फोर्स आया, ये तीनों बातें एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। L B के परपेंडिकुलर, F के परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब यह होता है जब क्रॉस प्रोडक्ट। और यह बात भी आपको 11th क्लास में वेक्टर में सिखाई जाती है, जहां पे आपको लिखा मिलता है C एक ऐसा वेक्टर है जो A और B के परपेंडिकुलर है। न्यूमेरिकल आप करते हैं और कहते हैं कि A क्रॉस B निकाल दीजिए, तो एक C वेक्टर आएगा जो A और B के परपेंडिकुलर है। तो C वेक्टर A और B के परपेंडिकुलर है, तो F वेक्टर L और B के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब L और B के बीच एंगल है, तो L लेंथ होके एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस होती है कि डिस्प्लेसमेंट, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है ये डिस्प्लेसमेंट है, न कि डिस्टेंस है। इसलिए इस फार्मूले में ये रखी गई वैल्यू L ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है, न कि डिस्टेंस को। इस बात को भी आपको याद रखना है। जब तक ये छोटी छोटी बातें आप याद नहीं रखोगे तब तक आपका काम नहीं बनने वाला। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये L डिस्प्लेसमेंट है तो आपको बताने की क्या जरूरत है, क्यों इसका यूज है। इसका भी यूज है बच्चा पार्टी।
इसका भी यूज है, कैसे यूज है वो आगे डिस्कस करूंगा जब मैं आपको बोलूंगा। देखिए मैंने आपको बात बताई थी। अब देखिए पहला केस बनाता हूं मैं इसका। सबसे फर्स्ट केस हो गया, दैट इज एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ये बन गया। अगर आप यहां पे एंगल की बात करो, अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, दैट इज साइन 0 इज इक्वल टू 0। आपको पता है साइन की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होती है। साइन फंक्शन की, मैं कोस की बात नहीं कर रहा, कोस फंक्शन की देखोगे तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो कोस फंक्शन थोड़ा ध्यान रखने का होता है, उसमें थोड़ी सी बातें जो है आपको उलझाने वाली आती हैं, पर साइन फंक्शन सीधा सा फंक्शन है, वो आपको परेशान नहीं करता, जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। अब हमने अगर इसको साइन 0 को 0 रख दिया है तो ये जो फोर्स है ये भी क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो इसलिए इस फोर्स को कैसा कहेंगे, मिनिमम फोर्स, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस कंडक्टर को आपने लिया है उसकी लेंथ आपने पहले से ही फिक्स कर दी, उसमें से कितना करंट है उसको भी फिक्स कर दिया, उसको कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसको भी फिक्स कर दिया। अब चेंज कौन हो रहा है, एंगल चेंज हो सकता, ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है। अब ओरिएंटेशन को जब हमने 0 डिग्री पे रखा तो साइन 0 की वैल्यू और उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया भाई। तो उस कंडक्टर के ऊपर जो मिनिमम फोर्स काम करेगा वो 0 के बराबर काम करेगा। अब इसी का दूसरा केस बात करते हैं। अगर मैं इसी थीटा को 90 डिग्री के बराबर पुट कर दूं तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। और ये जो फोर्स आएगा अब ये मैक्सिमम हो जाएगा और इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू हो जाएगी दैट इज बी आई इंटू एल। यानी किसी भी कंडक्टर के ऊपर मिनिमम फोर्स 0 हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड में और मैक्सिमम फोर्स बी आई एल हो सकता है। साइन थीटा नहीं आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। तो हमने यहां पे बेसिकली जो आपको बताया है वो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए बताया। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक वेरी करेगी, बी आई एल तक वेरी करेगी। ये आपके सामने प्रस्तुत है ये सारी बातें। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो सबसे पहले हमने करंट कैरिंग कंडक्टर जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसके ऊपर फोर्स निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाला, ये रहा। फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले और उनके ऊपर फोर्स निकालने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सहारा लिया। जैसे ही हमारे पास फोर्स आया बी आई एल साइन थीटा, तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना था और मिनिमाइज करना था। दोनों हमने इसके कर लिए। मैक्सिमम फोर्स बी आई एल और मिनिमम फोर्स कितना होगा, 0 होगा। अब इसके बाद यहां तक बातें लगभग सभी को पता होती है, सारे बच्चे इस बात को कर भी लेते हैं, पर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए वो क्या है वो समझिए। अगर मैं आपको बात करूं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए वो सबसे पहली बात है, अगर मान लीजिए किसी टाइम आपको इस तरह का कंडक्टर दे दिया जाए और आपको ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या बोल दिया जाए, बी बोल दिया जाए, ठीक है। अब कह दे कि इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टर, क्योंकि आप समझ जाइए जैसे ही क्रॉस दिखाया जाता है तो मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और डॉट दिखाया जाता है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो लेंथ है इसको क्या कहेंगे, इन दो पॉइंट के बीच की मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसको बोल दिया हमने एल के बराबर। ये जो पाथ है इसकी डिस्टेंस अलग है। तब बात यह आती है कि जो आपका फोर्स का फार्मूला लोगे दैट इज बी इंटू आई इंटू एल साइन थीटा, ये वाला। इस फार्मूले के अंदर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बी आपको दे दिया, इसके अंदर से एक करंट आई फ्लो कर रहा है वो भी दे दिया। अब लेंथ कौन सी लोगे, तो लेंथ नहीं लेते, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अब दो ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो ए से ऐसे जाओ और ट्रेवल करके बताओ वो होगी, पर इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तभी मैंने आपको समझाया था कि इसको डिस्प्लेसमेंट बोलना है। जब आपको ऐसा चक्कर पड़े तो आपको एक ही काम करना है, कहना है कि हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और ए और बी के बीच अगर एल दे रखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम उसको एल ही कहेंगे और इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी आई एल साइन थीटा। इस प्रकार आपको ए और बी की डायरेक्ट डिस्टेंस लेनी है, वो किस रास्ते से कैसे घूम के आ रहा है करंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी का दूसरा एग्जांपल, गिरा, इसकी रेडियस क्या है, आर के बराबर, इसमें से करंट कितना है, आई।
यहां इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे दिया बी। ठीक है, अब इसकी बात कर लीजिए। अब ये पॉइंट कौन हो गया, ए, और यहां से चल के करंट आया बी तक, ये तो सेमी सर्कल है। अगर इसकी डिस्टेंस निकालना चाहोगे, एक बच्चा इसकी डिस्टेंस निकालेगा तो वो क्या कहेगा कि जी इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो तो कितनी आएगी, पाई इंटू आर, सरकमफ्रेंस का आधा। बट इसी की डिस्प्लेसमेंट जो आनी है, डिस्प्लेसमेंट जो आनी है वो कितनी आनी है, ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कितनी होगी, आर ये और आर यहां तक की कितनी होगी, दैट इज 2r। अब फोर्स के फार्मूले में कौन सी यूज करनी है आपको, तो फोर्स के फार्मूले में आपको यूज करनी है दैट इज b इंटू आई, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड दैट इज 2r। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसलिए मैंने आपको वहां बता दिया था कि जो लेंथ है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा बी आई 2r साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 2r, तो क्या होगी बी आई इंटू 2r साइन थीटा। इस प्रकार से लोगे। ठीक है, अब साथ साथ एक बात और सीख लें, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है। अब हम पता करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये बात भी अगर आप साथ साथ पता कर ले तो आपका सारा का सारा ये क्वेश्चंस जैसे ऐसे आते हैं सारे बन जाएंगे। तो उसके लिए हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को पता करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को पता करने के लिए हम क्या कर लें, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लें। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, एफ बी आई एफ बी आई एफ बी आई एफ बी आई एफ बी आई, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहां की बात कीजिए, इस पॉइंट की, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी एक पॉइंट को उठा लीजिए, तो आपको देखिए करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर। देखिए करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ये लग गया फोर्स। ठीक है, ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा, इस प्रकार से। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में अगर हमने कोई सर्कल बना लिया, पूरा सर्कल, और इस सर्कल की रेडियस क्या हो गई, आर हो गई। ठीक है, अगर कोई इसकी डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप सभी को पता है इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट सर्कल के अंदर कितनी होती है, 0। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो जो आपकी लेंथ है वो तो 0 हो चुकी है, लेंथ 0 हो गई तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हुआ होगा, 0 के बराबर हुआ होगा। तो नेट फोर्स किसी सर्कल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, 0। अब सवाल ये नहीं कि नेट फोर्स मैंने कह दिया कि उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, मैं इसको दूसरे वे से भी आपको दिखाता हूं, क्योंकि एक ही वे देखना अच्छी बात नहीं होती, दोनों वे आपका देखने का हक बनता है। अगर मैं इसको दोनों टुकड़ों को तोड़ लूं, एक ये तोड़ लिया और एक ये तोड़ लिया, ठीक है, ये रेडियस आर, इस तरफ भी रेडियस आर होगी, ये रेडियस आर है और इस तरफ भी रेडियस क्या हो चुकी है, आर के बराबर हो चुकी है। इसमें करंट ऐसे जाएगा, फ्लो करता करता यहां से ऐसे करंट मूव कर रहा होगा, इस प्रकार से। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है इस तरह से। अब दोनों हिस्सों पे अलग अलग क्या लगा दीजिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये लगा दिया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये करंट को देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये फोर्स को, एफ बी आई एफ बी आई एफ बी आई। तो देखिए इस पॉइंट की बात करते हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन ये रही, तो करंट की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब नीचे जब आए हो तो करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो अब की बार करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, देखिए ऐसे हो जाएगा नीचे, यानी कि अब मेरे को इस तरफ आके लगाना पड़ेगा, इस तरह से। देखिए ये करंट था, करंट की डायरेक्शन को पलट दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स नीचे जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, मैं ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, इस बोर्ड पे बैठ के करना पड़ेगा। आप लगा के देखिए, आप कॉपी पेन पे, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा फोर्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी क्या है, बी इंटू आई, टोटल लेंथ आर प्लस आर कितनी, 2r इंटू साइन थीटा, सेम कहानी है। और इसके ऊपर भी फोर्स कितना है, बी इंटू आई, वही 2r, और साथ में कौन हो गया, साइन थीटा। अब ये ऊपर वाला फोर्स इस तरफ है और नीचे वाला फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इस फोर्स को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, इसलिए जो नेट फोर्स आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है भाई, तो इसके 0 होने का एक कारण तो क्या था, डिस्प्लेसमेंट 0 है, और दूसरा कारण क्या है, ऊपर वाले के ऊपर अलग फोर्स, नीचे वाले के ऊपर अलग फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल है बट अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और नेट फोर्स की वैल्यू को क्या निकाल के आएंगे, 0 के बराबर निकल के आएंगे। इसी प्रकार अगर इसके बाद हम इसके चौथे केस की बात करें,
और चौथे केस में आपकी बार हम क्या ले लें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया तो हमारे पास F क्या होता है, दैट इज B इंटू आई एल साइन थीटा। ठीक है, आप कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, ये कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रहा है और इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड है B, पर ये नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब यहां पे जब इस मैग्नेटिक फील्ड 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट ले लिए। पहले पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड है B1, दूसरे पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड B2, तीसरे पॉइंट का B3 और चौथे पॉइंट का B4, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है नहीं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, सबका मैग्नेटिक फील्ड अलग। इसका कोई एलिमेंट होगा लेंथ, इसका भी कोई एलिमेंट होगा लेंथ, ऐसे 3 वाले का भी कोई होगा, 4 वाले का भी होगा कोई ना कोई। ठीक है, एल लेंथ ले ली, आई भी सेम कर दिया, एल भी सेम कर दिया। अब बी अलग है तो पहले पार्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो F1 लगेगा, दूसरे टुकड़े के ऊपर फोर्स F2 लगेगा, तीसरे टुकड़े के ऊपर फोर्स F3 लगेगा, चौथे टुकड़े के ऊपर फोर्स F4 लगेगा। क्यों? क्योंकि B1 की वैल्यू अलग है, B2 की वैल्यू अलग है, B3 की वैल्यू अलग है, B4 की वैल्यू अलग है। चाहे उसमें लेंथ और करंट सेम हो जाए, सभी के अंदर करंट तो एक ही है क्योंकि सारे टुकड़े सीरीज में, सभी की लेंथ भी हमने इक्वल रख ली, वो भी सेम है, सभी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है, ये भी सेम है। ये लास्ट वाली तीनों क्वांटिटी तो कर दी सेम, चेंज कौन हो रहा है, बी हो रहा है। तो प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर अलग अलग फोर्स लगेगा, ईच एलिमेंट फील डिफरेंट फोर्स, अलग अलग फोर्स लगेगा अगर उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। तो यूनिफॉर्म में रखोगे तो सबके ऊपर फोर्स दिखाई दिया, नॉन यूनिफॉर्म में करोगे तो सबके ऊपर अलग अलग फोर्स आएगा। ये बात मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं। तो ये कंप्लीट परफॉर्मा जो आपका था ये फोर्स के लिए था, और किसके फोर्स के लिए था, ये किसी कंडक्टर के ऊपर। तो ये कंप्लीट देख लीजिए, पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स जो आपको मैंने करवा दिया है, कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और इसके बाद आगे आपने फोर्स के लिए मैक्सिमम और मिनिमम किया है। इसके बाद आपने देखा है कि जो अलग अलग शेप के बारे में हमने बातें की है, अलग अलग शेप के बारे में बात करते हैं तो किस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और लास्ट में हमने क्या बात की, नॉन यूनिफॉर्म की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ, ताकि आपको बेनिफिट रहे, आप नोट्स बना सको। इसके बाद आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी पड़ती है तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो कर लीजिए। अब बात आती है अगले टॉपिक की। देखिए भाई, अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ये दोनों एक साथ करने हैं। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी तक हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया था, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब की बार दो कंडक्टर लेने, जैसे कि एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर। पहले कंडक्टर के अंदर करंट ले लिया हमने I1 और दूसरे कंडक्टर के अंदर करंट ले लिया हमने I2, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस प्रकार इस I2 के ऊपर एक पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने क्या मान लिया, P, और इसके ऊपर एक पॉइंट मान लिया हमने कौन, Q। दो पॉइंट मान लिए, उसके ऊपर P पॉइंट, इसके ऊपर Q पॉइंट। अब आपको याद करना है कौन, उरस्टिड। अब आप याद कीजिए किसको, उरस्टिड को। उरस्टिड ने क्या कहा था, अगर किसी वायर के अंदर से आप करंट पास कर देते हो तो वो वायर एक लाइट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया था मैंने भी। यहां पे आपको वो अरेंजमेंट दिखाई थी कि उसने कौन सी अरेंजमेंट का यूज किया है। उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उसने बता दिया कि अगर किसी वायर में से करंट पास हो रहा है तो वो एक लाइट मैग्नेट बन जाता है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो ये वायर भी है और ये वायर भी है, दोनों वायर में से करंट भी फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये I1 करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपना खुद का। देखिए, ये करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा खुद का, इस तरह से ये बना दिया। एक का दिखा देता हूं, दूसरे का आप अपने आप कर लीजिए। ये हो गया, यानी कि ये अपना मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं
तो ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है ये इसके चारों ओर प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पी पॉइंट के ऊपर भी आया हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे कि इस I2 के कांड करोगे तो ये भी पूरा सर्कल में घूमेगा और पूरा मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घूमेगा, तो ये Q पॉइंट इसके रास्ते में भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस I1 करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, इस I1 करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस I1 करंट ने बनाया है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन प्लेस है भाई? उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन है? दूसरा कंडक्टर है। समझिए इस बात को जरा। इससे पहले टॉपिक क्या पढ़ा है? फोर्स ऑन ए कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इसको भूल जाइए कि एक कंडक्टर है केवल, और कुछ मत समझिए। एक कंडक्टर है जिसमें से करंट मूव कर रहा है, हो गया। अगर इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहीं से आ जाए तो इसके ऊपर फोर्स आएगा, कितना आएगा? BIL sin थीटा, यही तो आएगा। मतलब इस I1 करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है, उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर भी तो प्रेजेंट है, ये खुद भी है पर ये दूसरा भी तो इसी में प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट P के ऊपर ड्यू टू I1 करंट। इस I1 करंट ने जो P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसकी वैल्यू क्या रख दी? BP, क्योंकि ये अपना मैग्नेटिक फील्ड तो I1 बनाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह फैला होगा 3 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन में फैला है तो दूसरा कंडक्टर उसी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। अगर ये दूसरा कंडक्टर उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा? एक फोर्स आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा? एक फोर्स, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? BIL sin थीटा। अभी अभी आपको करवाया गया टॉपिक है इस प्रकार से। और इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी देख लीजिए। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? दैट इज μ0 I डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू R। और इसको पैदा करने वाला कौन है? I1 है। और R क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या बोल दिया? R बोल दिया। पैदा किसने किया? I1। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर के लिए, किसके लिए है ये? इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ये किसने बताया था? एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है ये। जो फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन, μ0 I by 2 pi R। और I1 करंट का मैग्नेटिक फील्ड है P के ऊपर, इसलिए हमने यहां पे करंट क्या लेना? I1 लेना है। याद रखें ये बात। अब इस P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड किसने पैदा किया? I1 ने। मैं फिर से ये बात समझा रहा हूं कि ये जो I1 करंट है ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस पॉइंट पे भी हर जगह बनाएगा 3 डायमेंशन स्पेस में। अब हर जगह बनाएगा तो ये जो I2 करंट वाला वायर है ये उसके मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच चुका है। अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड में आया है तो इनके बीच एक फोर्स भी जनरेट होगा और उस फोर्स का फार्मूला होता है BIL sin थीटा। और उस मैग्नेटिक फील्ड जो P पॉइंट पे आया है उसकी वैल्यू है इतनी। अब पता करते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे। इस I1 के कारण आया है तो हम क्या लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल। मैंने कहा था कि अगर करंट सर्कल में रोटेट करे तो राइट हैंड पाम रूल रखता है, अगर स्ट्रेट वायर में जाए तो राइट हैंड थंब रूल रखता है। तो देखिए ये I1 करंट ऊपर की तरफ तो थंब ऊपर की तरफ, ये कर लिया। अब ये उंगलियां P पॉइंट पे निकालनी है तो उंगलियां P पॉइंट की तरफ करेंगे तो क्या जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। तो अंदर यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ जाएगा? इनवर्ड आ जाएगा। इनवर्ड, तो यहां पे लिख दें हम क्या सा? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, ये पहला पॉइंट हो गया इसका। अब सिमिलरली ये I2 करंट भी एक मैग्नेटिक फील्ड Q के ऊपर पैदा कर रहा होगा। I2 करंट भी तो ऐसा कर रहा होगा, उसका अलग से हम ले सकते हैं, पर इसका एक डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, फिर आपको वो समझा देंगे। अब देखिए, अब हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑन कंडक्टर कैरिंग करंट I2 कितना आएगा? दैट इज F इज इक्वल टू में B इंटू में I2 इंटू में L इंटू साइन थीटा। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन है? P वाला, क्योंकि अब इस वायर की बात कर रही है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड इसने पैदा किया है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड इसने पैदा किया है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड इस I1 करंट ने पैदा किया है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में I2 करंट पड़ा हुआ है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, क्योंकि सिचुएशन कौन सी बन गई? एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो बन गई। तो उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो कौन सा आएगा? जो मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें? BP में, I2 करंट L sin थीटा।
बी एट पी की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो इसके ऊपर जो फोर्स आया वो आ जाएगा म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू हो गई I1, और ये करंट I2 इंटू एल साइन थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू आर के बराबर। ये आ गया। अब ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है, इसलिए थीटा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री का हो जाएगा तो इस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू आर, इसके बराबर हो जाएगा। दैट इज म्यू नॉट I1 I2 एल बाय में 2 पाई आर। अगर आपको कोई कहे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल दीजिए तो ये बनेगा, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू आर, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और दैट इज फोर्स म्यू नॉट I1 I2 एल डिवाइडेड बाय में 2 पाई आर। ये दो तरह के फार्मूले आपके सामने, ठीक है। अब ये एक हो गया पॉइंट जिसको आप कर सकते हो, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आया इनवर्ड की तरफ, अब इसी के ऊपर फोर्स, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालना हो तो अब कौन सा लगाओगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा लगाया था, राइट हैंड थंब रूल। अब कौन सा लगाएंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। जो ये फोर्स की, ये मैग्नेटिक फील्ड की, करंट की। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर की तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड, यहां से ध्यान से देखो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इस केस की, साइड वाले की। अब ये जो I2 करंट वाला कंडक्टर है, ये खुद भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो करंट जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कहां तक आएगा, क्यू तक आएगा। यानी कि अब सिचुएशन जो दूसरा केस बना, उसकी सिचुएशन आप ऐसे बना सकते हो, इस तरह से, ये जो I2 वाला है, ये I1 वाला है, और यहां पे ये P पॉइंट था, यहां पे ये Q पॉइंट था। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है इसके चारों, ये कर दिया। दूसरा सिचुएशन ऐसा बन गया, कर दिया। अब इसके द्वारा पैदा किए गए मैग्नेटिक फील्ड यहां क्यू पे होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्यू पे बना होगा। क्यू पे ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो क्या बना, म्यू नॉट, और किसने पैदा किया, I2 ने, क्योंकि इस I2 करंट ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है, डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू आर, ठीक है। अब जो इस I2 करंट ने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, उसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर प्रेजेंट है जिसमें से I1 करंट है, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, दैट इज बी एट क्यू, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है बी क्यू, और करंट कितना हो जाएगा, दैट इज I1 इंटू एल, और साइन कितना, 90 डिग्री के बराबर। अब इस बी क्यू की वैल्यू यहां रखो, तो यहां पे जो फोर्स बना वो कितना बना, दैट इज म्यू नॉट इंटू में I2 इंटू में I1 बटे में 2 पाई आर इंटू में लेंथ, ये रही लेंथ, ये रही। तो फार्मूला क्या है, सेम है, फार्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा, मिला लीजिए, म्यू नॉट I1 I2 एल बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 I2 एल बाई 2 पाई आर, फार्मूला कोई चेंज नहीं होता, सेम रहता है। अब इस क्यू पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किससे, राइट हैंड थंब रूल से। किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा राइट हैंड थंब रूल से जाती है, तो ये करंट ऊपर की तरफ, करंट ऊपर। अब ये जो उंगलियां हैं इस क्यू पॉइंट, देखो करंट ऊपर, उंगलियां बाहर की तरफ शो कर रही हैं, आर की तरफ, ये क्यू पॉइंट इस तरफ आएगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, आउटवर्ड आ गई भाई। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के फोर्स की डायरेक्शन निकालो, एफ बी आई एफ बी आई एफ बी आई एफ बी आई, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो देखिए करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देखिए ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, तो फोर्स किस तरफ, इस तरफ, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। यानी कि इस दूसरे केस में फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इस केस में फोर्स इस तरफ, और इस केस में फोर्स इस तरफ, तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि जब इन दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन सेम होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों में फोर्स इनवर्ड लग रहा है। अगर इन दोनों में डायरेक्शन अलग अलग होती है, एक में ऊपर एक में नीचे, अपोजिट होती, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते भाई। अब इस बात को समझिए, मैं बता दूं क्या होगा, इफ करंट इन बोथ वायर, करंट इन बोथ वायर सेम डायरेक्शन में है, इन ए सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में है
सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच। याद रख ले, एक नंबर में पूछा गया, 1000 बार पूछा गया प्रश्न। अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वहां क्या होगा, रिपल्सन होगा भाई। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये बात भी आप गांठ बांध ले। पहले तो फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू फोर्स। दूसरा ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, जो उसको चारों ओर बन रहा है। हमेशा अगर ये कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा, ये कंडक्टर मान लीजिए इसमें से करंट जा रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है, इसके चारों ओर सर्कल, विरल्स बनते हैं, छोटे सर्कल, फिर बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, ऐसे बनते हैं। ठीक है भाई, ऐसे हो गया। अब इसको मैं प्रैक्टिकली समझा दूं ऐसे, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसके कारण। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर पैदा रख दिया हमने। जब इस वायर को बता दीजिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके ऊपर फोर्स तो आना बनता है, उसकी वैल्यू BIL sin थीटा, पहला टॉपिक। उस प्रकार से हमने इसको किया है। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन होगा, और अगर अपोजिट हो जाए, मान लीजिए एक में ऊपर है दूसरे में नीचे है, ऐसे फोर्स तो यहां भी सेम रहेगा, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा यही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा यही रहेगा। पर क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। अब खास बात, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां न्यूमेरिकल आप करते हो, वो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, उनकी बात। अब वो क्या करेगा, मान लीजिए एक कंडक्टर तो दे दिया इतना, और एक कंडक्टर दे दिया इतना लंबा, ये दे दिया, ये दे दिया। अब फोर्स पूछ लिया, अब दोनों की लेंथ दे दी, कह दिया इसका तो लेंथ है 20 सेंटीमीटर और उसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर, इससे 5 गुना। अब सवाल बच्चे का ये अटक गया, ठीक है जी, I1 करंट रख लेंगे, I2 करंट रख लेंगे, 2 पाई आर, इन दोनों के बीच की सेपरेशन रख लेंगे, म्यू नॉट भी रख लेंगे, लेंथ कौन सी रखें, लेंथ हमेशा छोटी आएगी भाई, स्मॉल लेंथ आएगी। इस L की कौन सी, ये स्मॉल लेंथ है, ये दोनों की इक्वल है तो कोई भी रखो, नहीं तो कौन सी लेनी है, स्मॉल लेंथ लेनी है। क्यों लेनी है, इसलिए लेनी है क्योंकि स्मॉल लेंथ के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया गया उसी के कारण फोर्स बनेगा। बाकी जो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और नीचे के कारण है उसका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरी जगह कुछ है तो नहीं। यहां पे जो आएगा उसके लिए यहां पे कोई फोर्स फील करने वाला कंडक्टर ही नहीं है, नीचे भी नहीं है, इसलिए जो लेंथ स्मॉल होती है उसको लिया जाता है हमेशा। पहली जो क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बच्चे कहते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते, हमसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, पहली प्रॉब्लम यहां पे जो लेंथ लेनी है आपको वो क्या लेनी है, स्मॉल। दूसरी प्रॉब्लम आपको ये याद रखना है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो रिपल्सन होगा। दो बात, ठीक है भाई। अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे की तरफ काम कर रहे हैं और रिपल्सन एक दूसरे से अपोजिट काम कर रहे हैं। जब तक ये छोटे छोटे पॉइंट आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं बनना। और ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही आता है भाई, लेंथ 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कहीं 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कहीं 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो कौन सी लोगे, स्मॉल लेंथ लेनी है आपको। तो ये बात आपको, प्रत्येक बात, एक एक पॉइंट, एक एक बात आपको याद होनी चाहिए। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। अब इसके बाद जो पेपर में और आ सकते हैं डायग्रामेटिक रूप में, वो देखिए जरा। पहला, मान लीजिए दोनों की डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं I1 और I2, ठीक है भाई, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो यहां पे जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होता ही। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये क्या शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। देखिए पास जा रही हैं लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, कंडक्टर तो इस तरह बच गया, पास जा रही, इसी प्रकार इसमें होगा। इस तरह से होगा, ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है। यानी कि आपको ये कंडक्टर तो इस पेरिफेरी पे रखना है, इस पेरिफेरी पे रखना, और ये अंदर की तरफ स्पेस छोड़ना। ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। ये शो कर रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है।
अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो इसका उल्टा बना दीजिए, बिल्कुल इसका अपोजिट कर दीजिए। अगर अट्रैक्शन को शो कर रहा है तो हमें कुछ इस तरह से इसको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर्कुलर बनानी है, ये यहां सर्कुलर नहीं बन रही पर आपको सर्कुलर बनानी है। इसी प्रकार यहां से भी उल्टा डायग्राम बनाना है बिल्कुल। अब की बार करंट उल्टा है भाई, इसमें इस तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है। ये क्या शो कर रहा है? रिपल्सन को, और ये क्या शो कर रहा है? अट्रैक्शन को। ठीक है भाई, तो एक अट्रैक्शन को शो कर रहा है, रिपल्सन को। ठीक है भाई, अब रिपल्शन को शो करने के लिए आपको क्या करना है? इस कंडक्टर को यहां लेके आना, यहां इनको दूर भेजना है ताकि ये दूर जाएं, दूर जाएं। और अट्रैक्शन में ये पास आ रही है, देखो यहां पास आ रही है, यहां दूर जा रही है, इसलिए ये क्या है? अट्रैक्शन, और ये क्या है? रिपल्सन है। ये डायग्राम भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा अट्रैक्शन का, कौन सा रिपल्सन का है। वो आपको याद रखना, आपको बना के रखने हैं सारी बातें। चलिए अब आ गया है न्यूमेरिकल सेशन। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल की। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था जो अब तक हम कर चुके हैं। अब न्यूमेरिकल सेशन की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या देखना वो देखिए। सबसे पहले द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट दे रखा है, दैट इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, ये दे रखा। एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, यानी कि डायरेक्शन है साउथ से लेके नॉर्थ तक। किसकी डायरेक्शन है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए स्टडी करंट ऑफ 1 एम्पियर, एक लॉन्ग कंडक्टर है जिसका करंट है 1 एम्पियर के बराबर, इसके बराबर है। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद रखे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, मतलब F/, में L पूछ रहा है। ठीक है, ऑन एन it when it is placed on horizontal table and direction of current is east to west। अब समझिए, पहले तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ तक की है, और आपका जो कंडक्टर है वो ईस्ट से वेस्ट रखा है। दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ये डायग्राम सबको पता है, और एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का। यहां जो लगने वाला फोर्स है वो कितना बना? दैट इज B × I L sin θ। पर उसने पूछा क्या? फोर्स बाय लेंथ, तो बटे में लेंथ कर दो, तो दैट इज F/L। बी की वैल्यू 3 × 10⁻⁵, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, और साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। ये एंगल 90 रखो, तो फोर्स बटे लेंथ कितना हो जाएगा? दैट इज 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर, इतना हो जाएगा। ये पहले पार्ट का उत्तर है। अब दूसरे पार्ट का उत्तर देख लीजिए। साउथ टू नॉर्थ, अगर उस कंडक्टर में करंट भी साउथ टू नॉर्थ हो जाए, मतलब कहने का साउथ से नॉर्थ तक किसकी डायरेक्शन दे रखी है भाई? ये डायरेक्शन थी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। बट इसने बोल दिया कि साउथ से नॉर्थ ही इसमें से कौन फ्लो करेगा? इसमें से कौन फ्लो करेगा? करंट, और लेंथ ऑफ करंट भी अलोंग दिस है। लेंथ ऑफ करंट भी क्या? अलोंग दिस है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फोर्स का फार्मूला होता है I × L × B, मतलब जो ILB साइन थीटा है, जो एंगल है वो L और B के बीच है। अगर इसी वायर को अलोंग साउथ टू नॉर्थ रख दिया तो लेंथ ऑफ कंडक्टर भी साउथ टू नॉर्थ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड भी साउथ टू नॉर्थ हो गया, तो थीटा कितने डिग्री का बना? 0 डिग्री का बना। अगर थीटा 0 डिग्री का बना तो साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है, मालूम है। तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इस प्रकार तो पहले केस का उत्तर ये रहा, दूसरे केस का उत्तर ये रहा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी से पूछा गया एग्जाम्पल है ये, वहीं से मैंने उठा के आपके लिए लेके आया हूं, और आने की ऐसे क्वेश्चन संभावनाएं मैक्सिमम होती हैं भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है, रीड कर लीजिए, तब तक देखते रहिए। मैं कहता हूं कि निगाहें टिका के रखनी पड़ेंगी, तभी आपका काम बनेगा। ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, अब की बार उस स्ट्रेट वायर का मास दे रखा है 200 ग्राम के बराबर, एंड लेंथ 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये रेशियो नहीं है भाई, 1.5 मीटर है। कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, और उसके अंदर से जो करंट है वो कितने एम्पियर का है? 2 एम्पियर का है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात समझिए कि मान लीजिए एक वायर है, ये रहा, इस वायर में से करंट जा रहा है 2 एम्पियर का आई,
ऐसे 2 एम्पियर का करंट है, इसकी लेंथ 1.5 मीटर, इसका मास ये रहा। अब इस वायर को मान लिया एक वायर है, ये रहा ये रहा, अगर मैं अपने हाथ से इसको छोड़ दूं तो ये नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा जाके, पर ये कह रहा है ये हवा में लटकाना गिराना नहीं। अगर इसको गिराना नहीं है तो मुझे नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स देना होगा, मतलब इस वायर का जो वेट है वो इसको नीचे लेके जाना चाहता, कहता मैं इसको नीचे गिरा दूंगा, पर हम कहते हैं कि हमने एक फोर्स ऊपर की तरफ दे दिया, ये दे दिया, ये अगर एक दूसरे को बैलेंस कर जाएं तो नेट फोर्स 0, ये नीचे की तरफ नहीं आएगा, मतलब जो ये F है ये किसके बराबर है, mg के बराबर है। और ये F आया किसके कारण है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण आया है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, B इंटू आई इंटू एल साइन थीटा, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए 90 डिग्री एंगल बनेगा, इज इक्वल टू में mg के बराबर। ठीक है, B की वैल्यू निकालनी है, एंगल यहां 90 डिग्री का हो गया, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है वो, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये रख दिया और ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, देखिए ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, इसलिए एंगल यहां पे कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो B को निकालना, I और L इस mg के नीचे, दैट इज mg, और I इसके नीचे, L इसके नीचे। मास की वैल्यू कितनी है, 200 ग्राम, पर ग्राम में हमारा काम नहीं चलता, किलोग्राम में चेंज कीजिए, 10⁻⁻3। जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 का यूज कर लीजिए, करंट को 2 यूज कर लीजिए, लेंथ को 1.5 यूज कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा बी में। और बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, तो ये यूनिट आ जाएंगी टेस्ला। बस जस्ट ऐसा करना था और कुछ नहीं करना, आपको सोचना तो पड़ेगा क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है और उसने बोल भी दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स आया है वो इस mg को बैलेंस करेगा, तभी तो वो हवा में लटकेगा, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे हाईएस्ट रेट से पूछा जा सकता है, मैक्सिमम मुश्किल क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इस चैप्टर से वो ये है, चाहे वो नीट हो चाहे आईआईटी हो, मेंस हो। एडवांस के लिए आपको फिर थोड़ा और पढ़ना पड़ता है, अगर आपकी डिमांड रहेगी, कुछ बच्चे इकट्ठे होते हैं, 150 बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो एडवांस के लिए भी आपको करवा दी जाएगी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा मत समझिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं तो कंप्रोमाइज करूंगा क्वालिटी के साथ, बिल्कुल नहीं, कंप्रोमाइज ना यहां कर रहा हूं ना वहां कर रहा हूं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लो, अगर मेरे से ज्यादा पढ़ा दे तो गारंटी बात है, इस बात की भी गारंटी लेता हूं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। टॉपिक हो सकता है जो आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा दे, वो तो मैं भी पढ़ा दूंगा, आप कह दोगे जी आउट ऑफ सिलेबस भी सारा पढ़ा दो, पढ़ा दूंगी। ये इन द सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, जो सिलेबस के अंदर है उसके लिए बात कर रहा हूं। फिगर आपको दिखाया गया है, शोज ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, आपके सामने ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है, प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें से 25 एम्पियर करंट है, उससे 2 सेंटीमीटर दूरी बनाए हुए, ठीक कंडक्टर। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। अब एक इसको दूसरे नजरिए से देखिए जरा, जब आप इसकी बात करते हो तो दूसरे नजरिए से देखिए, आपको इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल में 4 वायर दिखाई दे रहे होंगे, 4 वायर दिखाई दे रहे हैं। अब चारों वायर की जब बात करते हो तो 1 2 3 4, ये वायर और ये वायर एक दूसरे के पैरेलल है, दिखाई दे रहा होगा, एक दूसरे के पैरेलल। ये वायर और ये वायर भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये केस कौन सा हो गया, और ये वायर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के कारण जो करंट बनेगा और जो फोर्स बनेगा BIL बनेगा, साइन थीटा जहां आएगा, थीटा आएगा ना L क्रॉस B। जब इसको इस तरह से रख दिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में आने के कारण AB ब्रांच और DC ब्रांच कंसीडर नहीं होगी, उनके कारण नेट फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स किसके कारण बचता है, पैरेलल वायर दो पैरेलल रखे उनके कारण, क्योंकि यहां एंगल 0 डिग्री का बन जाता है इस DC के कारण, AB के कारण। किस किस के बीच, मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच, L के बीच। इसकी लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होने के कारण दोनों के बीच एंगल 0, इसलिए वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं होती। कंसिडरेशन इन चारों में से केवल 2 की होगी, कौन कौन से की, एक तो इस वाले BC वाले की और एक AB वाले की। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से 25 एम्पियर का करंट है, ध्यान से समझे, और इसके पैरेलल में BC वायर, ये लगा दी B और C, कितनी दूरी पे है ये, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। इसके अंदर से अपोजिट डायरेक्शन में करंट है और उस करंट की वैल्यू है 15 एम्पियर, क्योंकि ये पूरा सर्कल में घूमेगा तो 15 एम्पियर ही घूमेगा, ठीक है। अब एक फोर्स इसके कारण बनेगा और इस फोर्स की वैल्यू ड्यू टू BC के कारण, BC वायर के कारण क्या होगा, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 इंटू L डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू R, ये बनेगा पहला। और लेंथ की वैल्यू यहां पे क्या है,
लेंथ की वैल्यू, आर की वैल्यू देखिए, आर यहां पे रखते हैं, एफ बी सी निकालता हूं मैं, एफ बी सी इज इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट बाय 2 पाई है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए म्यू नॉट इंटू 2 पाई गुणा 2 4 पाई, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, के की वैल्यू क्या होती है भाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और जिसकी वैल्यू होती है 10 की शक्ति -7, ऐसे चेंज कर लेते हैं, इसलिए इस पूरे फैक्टर की जगह, इस पूरे फैक्टर की जगह क्या रख लूं, 10 की शक्ति -7 गुणा में I1 करंट की जगह कौन रख लूं, 25 एंपियर, ये रख लिया, I2 करंट की जगह कौन रख दूं, 15 एंपियर, ये रख दिया, लेंथ की जगह कौन सी रखूं, मैंने कहा था कि जब एक वायर बड़ा हो और एक वायर छोटा हो तो लेंथ छोटे वायर की लेते हैं, और छोटे वायर की लेंथ ये वाली कितनी है, 25 सेंटीमीटर, देखो ये और ये समान है, इसलिए ये भी क्या लिख ली 25, और सेंटीमीटर है तो उसके नाम का बटे में 100, और बटे में कौन हो गया आर, अब आर की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 और इसके नाम का 100 यहां चला गया, क्योंकि ये भी किस में है, सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलना पड़ेगा, इसलिए इसके नाम का 100 ये, इसके नाम का 100 ये, अब कैंसिल आउट करेंगे, 100 से 100 गया, 2 से 2 गया, 25 25 625 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, सॉरी हाँ न्यूटन आ गया भाई, ये किसके ऊपर आ गया, बीसी के ऊपर फोर्स, ये बन गया। अब बात करते हैं दूसरा, दूसरा कौन सा, एडी वाला वायर, एडी वाला, देखिए अब एडी वाला, यहां पे पूरा वायर ये रहा, ये वाला जिसका 25 एम्पियर करंट है, और दूसरा वायर ये रहा जिसको हमने क्या कहा, ए डी का। अब इसकी दूरी क्या है, इस वायर और इस वायर के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये तो टोटल कितनी 12 सेंटीमीटर, और इस वायर की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच फोर्स देखिए, वही दैट इज म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल बटे में 2 इंटू पाई इंटू आर, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो फिर से फोर्स की वैल्यू इस पूरे की जगह है 10⁻⁻7, क्योंकि ये क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय में 4 पाई गुणा में 2 गुणा में I1 करंट, I1 करंट की वैल्यू 25 एम्पियर, I2 करंट की वैल्यू वही 15 एम्पियर, लेंथ हमेशा छोटे वायर की तो 25 सेंटीमीटर ले लिया, सेंटीमीटर के बटे में 100, इस सेंटीमीटर का 100 ये रख दिया, बटे में दूरी कितनी 12 सेंटीमीटर, ये रही 12, और इस सेंटीमीटर के नाम का 100 ऊपर, इस 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, इस 2 से कैंसिल होके 6, ठीक है भाई, सॉरी भाई यहां पे 25 और ये 15 एम्पियर था भाई, देखो I1 की वैल्यू 25 एम्पियर, I2 की वैल्यू 15 एम्पियर, तो ये आंसर गलत आया हुआ है, I2 की वैल्यू कितनी है 15 एम्पियर है, 15 यहां 15, इसका कैलकुलेशन करके FBC निकाल लेना भाई यहां से, ठीक है, ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन आपको करके क्या निकालना है, FAD निकालना है, ये पूरा का कैलकुलेशन करके इस प्रकार, ठीक है, ये दोनों कैलकुलेशन आपको करनी है। अब आपको क्या पता चला, इसका मतलब अगर इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, देखिए एडी और इस वायर में, एडी और इस वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये वायर इसकी तरफ रिपेल होता हुआ चला जाएगा, यानी कि एफएडी की जो करंट डायरेक्शन होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, पर इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, और इसके ऊपर इस तरफ, यानी कि रिपल्सन होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता तो दोनों वायर के बीच रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन कब होगा, जब इसके ऊपर फोर्स इस तरफ और इसके ऊपर इस तरफ लगेगा तब। तो जो बीसी के ऊपर फोर्स लग रहा वो इस तरफ, और एडी के ऊपर फोर्स लग रहा वो इस तरफ, ऐसे हो गया, देखिए इसके फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। तो हमारे पास दो फोर्स है, एक तो एडी वाला फोर्स है जिसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट की तरफ, किस तरफ है, राइट की तरफ है, और दूसरा जो फोर्स है वो बीसी वाला है जिसकी डायरेक्शन है लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। अब इनमें से बड़ा कौन सा वो देखिए, कैसे पता चलेगा, इस आर से, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, इस आर से, जिसमें आर की वैल्यू ज्यादा उसमें फोर्स की वैल्यू कम, इसमें आर 2 सेंटीमीटर है देखिए, और दूसरे में आर 12 सेंटीमीटर है, तो इसमें आर क्या है, बड़ा है, तो ये फोर्स क्या है, छोटा है, मतलब बीसी फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, एडी फोर्स से। आप वैल्यू तो निकालोगे कैलकुलेशन करके, पर मैं थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो अट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब इसमें इस तरफ लगे और इसमें इस तरफ लगे, तो अट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब इस ब्रांच का जब फोर्स निकाला तो वो किस तरफ आया, इस तरफ आया, तभी तो अट्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट की तरफ।
अब इस डायरेक्शन में करंट नीचे, इसमें ऊपर, तो दोनों में उल्टा, उल्टा होने के कारण क्या बनेगा, रिपल्सन। और रिपल्सन कब होगा, तब इसमें इस तरफ और इसमें इस तरफ हो, मतलब इस ब्रांच पे किस तरफ बना, लेफ्ट की तरफ। अब हमें ढूंढना बड़ा कौन सा, छोटा कौन। इसमें 12 सेंटीमीटर आर है और इसमें कितना है, 2 सेंटीमीटर है, देखिए 2 सेंटीमीटर है आर, तो बड़ा कौन होगा, बीसी का फोर्स होगा। अगर बीसी फोर्स बड़ा है तो नेट रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा, बीसी की तरफ होगा, और बीसी की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट वाली है, देखिए लेफ्ट वाली है। तो नेट रिजल्टेंट की यानी कि नेट जो फोर्स आएगा वो कौन आएगा, दैट इज एफ बीसी माइनस एफ ए डी, और नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ होगी। ये दो बातें आपको याद रखनी है, लेफ्ट की तरफ होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है, आपको पैरेलल वायर ढूंढो, उन पैरेलल वायर के कारण आर की वैल्यू पता करो, I1 I2 की करो, एल की वैल्यू पता करो, फोर्स निकालो, फिर पता करो जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन डायरेक्शन का पता चल गया, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सन डायरेक्शन का पता चल गया। अब ढूंढो बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, बड़े में से छोटा घटा दो, जो आएगा वही नेट रिजल्टेंट हो जाएगा, और नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, बड़े वाले के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा भाई। ये आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जो है ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगर आप AB की बात करते हो और AD की बात करते हो तो वो अलोंग द डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल जो बनना है वो 0 डिग्री का, और साइन 0 की वैल्यू 0 है, इसलिए उसके ऊपर फोर्स 0 काम करेगा, कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हो इसके ऊपर फोर्स ऊपर होगा, इसके ऊपर फोर्स नीचे होगा। दूसरी लैंग्वेज में बात करते हो, अगर कोई कहता है जी मैं तो डायरेक्शन समझना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो एंगल समझना ही चाहता हूं, मैं तो जस्ट बात करना चाहता हूं, तो ये बात करोगे तो इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स आया वो, और इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स आया इसमें, तो इसमें करंट इस तरफ, इसमें करंट इस तरफ, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ होगा, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ होगा, तभी तो रिपल्सन होगा। और दोनों में 15 एम्पियर का करंट है, दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों की ये दूरी भी सेम है, देखिए इस एंड से ये दूरी, इस एंड से सब कुछ सेम है, तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। दूसरा पॉइंट समझना है दूसरी तरह से, तो समझ लीजिए इस लाइन से दूरी, इस करंट से दूरी सेम है दोनों की, किस किस की, AB और DC की, दिखाई दे रही होगी। दोनों में करंट उल्टी डायरेक्शन में, तो दोनों का फोर्स भी उल्टी डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 देगा। तो इसमें जो फोर्स AB के कारण आएगा वही फोर्स किसके कारण आएगा, DC के कारण, दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट करके नेट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो बचेगा किसके कारण, केवल AD और BC, उसके कारण कैसे निकालना वो मैंने आपको बता दिया। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले लेक्चर में और एक्सप्लोर करते हैं पूरे चैप्टर को बड़े मजेदार तरीके से। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।